हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन को कवर करेंगे, जिसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे पहले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज क्या होता है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें देखेंगे पृथ्वी पर जो ऊर्जा होती है वो विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में पहुंचती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब सौर ऊर्जा के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? पराबैंगनी, दूसरा होता है आपका दृष्टिगोचर विकिरणें और दूसरा होता है अवरक्त किरणें। ठीक है, 3 होते हैं, पराबैंगनी, दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरणें। ठीक है, जो पराबैंगनी होता है वो क्या होता है कि बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये जो किरणें होती है पराबैंगनी, वो ओजोन लेयर में अवशोषित हो जाती हैं। तो हमारा जो अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि अर्थ का ये जो लेयर है, ये मान लीजिए ओजोन लेयर है, तो ये जो किरणें सूर्य से आ रही हैं ये यहीं पे अवशोषित हो जाएंगी, अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो उसके साइड इफेक्ट से बचा रहेगा। इससे बहुत तरीके की समस्या, स्किन कैंसर है ना, ऐसी इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं यूवी रेज से। ठीक है, हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर है बहुत बड़ा जो है एक अवशोषक का काम करता है यूवी रेडिएशंस को। ठीक है, अब देखिए हमारे जो अर्थ होती है उसमें बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है। तो ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर है, वहाँ पे क्या होता है कि ओजोन का एक लेयर होता है और उस लेयर में ये जो किरणें होती है यूवी रेज, वो जो है अवशोषित हो जाती है, हमारे पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाती हैं। अब आप यही जो है सपोज करिए कि अगर वो ओजोन लेयर ना हो, जिसको हम कहते हैं ओजोन होल, ठीक है, वो लेयर जो है ओजोन की, उसको हमने विखंडित, ओजोन होता है O3। ठीक है, तो O3 क्या होता है कि हम जो है कुछ ऐसे गैसेस को हम, जैसे CFC गैसेस होती है, वो O3 को तोड़ देती हैं और O2 प्लस O में बन जाता है। O2 जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, वो O3 होता नहीं है, तो वो ओजोन लेयर एक बड़ा सा होल बन जाता है और उस होल से जो यूवी रेज होती है सीधे हमारे पृथ्वी पे आ जाती है, हमें जो है नुकसान पहुंचा देती हैं। तो देखिए, जो दृष्टिगोचर और अवरक्त किरणें हैं वो पृथ्वी पर उष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। तो ये जो दृष्टिगोचर और अवरक्त किरणें होती हैं वो हमारे अर्थ पे उष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। उष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और संचालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो उष्मीय विकिरण, से मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पृथ्वी पर आता है, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह को गर्म करेगा और उसकी गर्म करने के बाद जो विकिरण होगा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, संवहन होगा और संचालन होगा उसकी वजह से। जो पूरा एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी और जो है ऊपर के स्फीयर के बीच में जो एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें, ये सब कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है, ये संवहन की वजह से, विकिरण और संचालन की वजह से वायुमंडल गर्म हो जाता है। सूर्य की ऊष्मा को गर्म होने के बाद जब पृथ्वी जो है ठंडी होने लगती है, तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है। एक बार तो गर्म होगी जब धूप पड़ेगा, और जब जो है क्या होता है, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, तब जो है क्या होता है कि ये जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी से बाहर जो है निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प मीथेन, अब ये सब याद रखिए, एग्जाम में सीधे ही पूछ लेता उठा के। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन और अन्य उष्मारोधी गैसें इस उष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। जो CO2 है, आपको पता है कि बहुत हार्मफुल गैस होती है, लेकिन हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है। अगर उसका ट्रेस अमाउंट ना रहे तो क्या होगा कि जो वायुमंडल हमारा है, हमारा जो पृथ्वी है, वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो पृथ्वी से जो ऊर्जा होती है वो बाहर फिर निकलने लगती है। लेकिन जो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में होता है वो क्या करते हैं, और CO2 जो है मेन गैस है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन और कुछ और उष्मारोधी जो गैस होते हैं वो उष्मा को अपने अंदर समेट लेते हैं और कुछ उष्मा जो है उन्हीं के साथ रह जाती है, कुछ उष्मा बाहर चली जाती है। उन्हीं के साथ जो उष्मा रहती है वो फिर से जो है धरातल के ऊपर की ओर बाहर अंदर आ जाती है। ठीक है, और इससे जो है हमारा धरातल थोड़ा सा गर्म रहता है। पृथ्वी की उष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में वितरित होती है। जो पृथ्वी की उष्मा है वो किस फॉर्म में जाती है? अवरक्त विकिरण के रूप में जो है बाहर जाती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो जो भाग वापस जाती है उसमें से जो कुछ पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट को CO2 जो है अपने आप में का अवशोषित कर लेती है। अब देखिए, कुछ वर्षों से इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है। बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोब मतलब पूरा हमारा जो ग्लोब है, पूरा जो हमारा भूखंड है, उसकी वार्मिंग शुरू हो गई है। ठीक है ना,
औसत तापमान में वृद्धि हो गई है, जिससे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। अब देखिए, ये आपके जोसेफ फेरियर, क्या नाम है, जोसेफ फेरियर ने 1828 में ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना जो है दी थी। तो हरित गैस मतलब क्या होता है, वो हरे गैस नहीं होते वो कलर में, ऐसे गैस होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट लाते हैं, जो ऊष्मा को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो इसको जो है संकल्पना जो हरित गैसों की थी वो जोसेफ फोरियर, किसने, जोसेफ फोरियर ने दिया था 1824 में। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं कि उस जो ग्रह या उपग्रह है उसके ताप को जो है एक टेम्परेचर को मेंटेन करती है, टेम्परेचर को, अब ऊष्मा को सोख लेती हैं। तो क्या होगा कि वो जो ऊष्मा जो उसके अंदर छिपी रहेगी वो वातावरण को गर्म कर देती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण CO2 गैस है। तो मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम में आ गया और मीथेन भी आ गया, तो आप CO2 को लगाएंगे। CO2 मेन गैस है जिनसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन मेन गैस अगर पूछता है तो आपका CO2 होगा, ठीक है। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास या शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगर आप किसी नर्सरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी ग्रीन हाउस प्रभाव आर्टिफिशियली जो है क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट उठा के दे सकता है, ठीक है। तो CO2 जो है वो अवरक्त विकिरण, जो मतलब अवरक्त विकिरण क्या है, जिसके थ्रू ऊष्मा बाहर जाती है, वो जो है क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और उससे वायुमंडल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर से बनाया है और बहुत ही अच्छा जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया, देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि सन है, ठीक है। सन का सोलर विकिरण जो है ये देखिए आ रहा है ना, हमारी पृथ्वी पर पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है। और अब क्या हो रहा है कि देखिए परावर्तित सौर विकिरण, तो कुछ जो है जो विकिरण है वो जो ठंडी होती है पृथ्वी, उसी के समय विकिरण जो है परावर्तित हो जाता है, वापस जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड भी पृथ्वी उत्सर्जित करती है और ये जो है बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण है ये, ठीक है। ये हमारा वायुमंडल है। और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरण, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस कुछ गैसेस होती हैं वो जो है क्या करती हैं, अवशोषण कर लेती हैं गैसों का, ठीक है। पृथ्वी के तापमान में इससे बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अतः ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? एक तो वाटर वेपर, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एग्जाम में अगर आ गया कि ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। क्या होता है? ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड क्या है? कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम होता है। तो एग्जाम में आ गया कार्बन टेट्राफ्लोराइड और कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड। अगर ये पूछा ग्रीन हाउस है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें, तो देखिए जल वाष्प जो है वो आपका 30 कितना है 36 to 70% जल वाष्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 26% करता है। मीथेन आपका 4 to 9% करता है और ओजोन आपका करता है 3 to 7%। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो जल वाष्प है वो ज़्यादा जो है क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों में पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो आप आंसर लगाएंगे, जल वाष्प होगा तो आप उसको लगाएंगे, ठीक है। तो आपको चार्ट आपके सामने ही है, ठीक है। अब देखिए वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है? हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन देखा था हमने, ऑर्गन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये प्रकृति में द्विआण्विक गैस है ना, H2 लिखते हैं, तो ये द्विआण्विक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल के बाह्य परत के मुख्य संघटक है, ठीक है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आइडेंटिफाइड 6 जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब याद रखेंगे CH4 यानी कि मीथेन है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ठीक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी नहीं है याद रख लीजिएगा, सल्फर नहीं हो गया, ऑर्गन नहीं है, और जो है हाइड्रोजन नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह एक क्या है, अम्ल है। क्या है ये जो है एसिड रेन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो SO2 जो है अब एग्जाम में आ गया कि एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एसिड रेन के लिए जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC, SF6, NF3, ठीक है, फिर से देख लीजिए कौन कौन सी है, CO2, CH4, N2O, CFC, SF6, NF3, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नॉन मीथेन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती हैं। तो हमने ये थियरी कर ली है, जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।